Hello everyone. In this video lecture, we are going to solve sample paper. Let us first of all we take section A. Here question number 1. An electron is moving around a nucleus of hydrogen atom in a circular orbit of radius r. The Coulomb force F between the two is. एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम. हाइड्रोजन एटम का जो न्यूक्लियस है उसके चारों ओर वो रिवॉल्व कर रहा है इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर. तो जो कूलम फोर्स होगी किसके बीच में, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में, वो हमने फाइंड आउट करनी है. इसके लिए सॉल्यूशन हो जाएगा. ये हमने एक हाइड्रोजन एटम ले लिया, इसके अंदर ये इसका न्यूक्लियस हो गया और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है. और जो ये सर्कुलर ऑर्बिट है इसका रेडियस मैंने ले लिया आर. और जो कूलम फोर्स होगी बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो किसके अलग जाएगी. दिस इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर. अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आर यूनिट वेक्टर आ जाएगा. एफ वेक्टर इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, आर यूनिट वेक्टर. अब कोई भी वेक्टर जैसे आर वेक्टर है उसको हम लिखेंगे मॉड ऑफ आर वेक्टर मल्टीप्लाई आर यूनिट वेक्टर. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ आर वेक्टर, तो ये आ जाएगा स्केलर आर. तो थोड़ा इसको और रीरेज करते हैं, आर कैप दिस इज इक्वल टू आर वेक्टर ओवर आर बन जाएगा. अब हम यहाँ पे आर यूनिट वेक्टर की जगह क्या भर देंगे, आर वेक्टर ओवर आर. तो हमारे पास आर वेक्टर ऊपर हो गया और नीचे आर क्यूब बन जाएगा. ऑलरेडी आर स्क्वायर है तो एक और आर क्यूब. अभी जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है, मान लो उसको मैंने Q1 मान लिया, माइनस ई हो गया. चार्ज ऑन न्यूक्लियस प्लस ZE, इसको Q2 हो गया. और जो हाइड्रोजन एटम है इन दैट केस Z1 के बराबर होता है, तो हमारे पास Q2 हो जाएगा प्लस E के बराबर. देन ओकेशन 1 बिकम्स, यहाँ पे हम Q1 Q2 की वैल्यू भर देंगे ओकेशन 1 में. सो ओकेशन 1 बिकम्स F इज इक्वल टू K, Q1 हो जाएगा माइनस E, Q2 हो गया E मान लो ओवर आर क्यूब आर वेक्टर. तो यहाँ बन जाएगा एफ इज इक्वल टू माइनस के ई स्क्र आर वेक्टर ओवर आर क्यूब, क्योंकि ई मल्टीप्लाई ई हो जाएगा ई स्क्र. सो इन दिस क्वेश्चन हियर बी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. A hollow metal sphere of radius 10 centimeter is charged such that the potential on its surface is 80 volt. The potential at the center of the sphere is. एक हॉलो स्फीयर है, मान लेते हैं इस तरह से, मैंने एक हॉलो स्फीयर ले लिया. अब इस मेटल स्फीयर को जिसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस है हमारे पास 10 सेंटीमीटर. इसको हम चार्ज करते हैं. जब हम इसको चार्ज करेंगे तो जो पोटेंशियल बनता है इसके सरफेस के ऊपर वो 80 वोल्ट बनता है. तो इसके विद इन उसके अंदर मतलब सेंटर ऑफ द स्फीयर यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा, तो वो भी हमारे पास कितना होगा 80 वोल्ट. क्योंकि हमारे पास जो पोटेंशियल होता है एट ए पॉइंट V इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R. अब ये हॉलो स्फीयर है तो विद इन नो चार्ज Q 0 होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अंदर 0 होगी. ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है इट इज द वर्क डन पर यूनिट कूलम अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड to move the charge from one point to another. So electric field in this case within the sphere is 0. So potential will be same at every point inside the sphere. So here A is the correct option, 80 volt, क्योंकि जो surface से potential होगा वही inside होगा. Next question number 3. Which has not the same unit as other. हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन है, इनमें से कौन यूनिट जो है वो डिफरेंट है फ्रॉम अदर्स यूनिट्स. तो यहाँ पे फर्स्ट जो है वॉट सेकंड, इट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी. आल्सो किलोवाट आवर्स इज द यूनिट ऑफ एनर्जी. इलेक्ट्रॉन वोल्ट इट इज आल्सो यूनिट ऑफ एनर्जी, बट जूल सेकंड इट इज नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी. सो जूल सेकंड जो होगा वो डिफरेंट होगा. सो हियर डी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ अ करंट इज पास इन अ स्प्रिंग, इट, जब किसी स्प्रिंग में से करंट पास किया जाता है तो इट गेट कंप्रेस्ड, वो कंप्रेस्ड होता है. इसके पीछे रीजन क्या होगा, ड्यू टू द करंट इन द सेम डायरेक्शन इन टू adjacent sides of the magnetic force will be attractive in nature, hence the spring will tend to compress. Next question number 5. what is the effective capacitance between point x and y. x और y के बीच में जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस बनेगी वो हमने फाइंड आउट करनी है. इसके लिए मैंने ये डायग्राम ड्रॉ करके रखी है. ये जो गिवन कंडीशन है इट इज अ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन. सो इन दिस केस
6 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड, ये भी 6 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड इस तरह से ज्वाइन किए गए 4 कैपेसिटर। और यहाँ पे ये दोनों, ये बड़ा और ये दोनों आपस में किस में है, सीरीज में है, तो इनकी कैपेसिटेंस आ जाएगी 1/c, दिस इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6, दिस इज इक्वल टू 6 एलसीएम 1 + 1 2, 2/6 तो 1/3, तो c कितना आ जाएगा 3 माइक्रोफैरड। तो इस तरह से ये आ गया 3 माइक्रोफैरड। इस तरह से ये दोनों सीरीज में इसकी भी आ जाएगी 3 माइक्रोफैरड। जब हम सर्किट को रीड्रॉ करेंगे तो हमारे पास ये दोनों कैपेसिटर जो है वो पैरेलल में आ जाएंगे। सो यहाँ पे 3 माइक्रोफैरड, तो कैपेसिटेंस इन पैरेलल आ जाएगी 3 + 3, दिस इज इक्वल टू 6 माइक्रोफैरड। सो इन दिस क्वेश्चन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, 6 माइक्रोफैरड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ट्रांसफॉर्मर रेशियो इन स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज, जो ट्रांसफॉर्मर रेशियो होगी इन केस ऑफ स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर के केस में, दिस इज ग्रेटर देन 1। सो हियर इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मर रेशियो K इज इक्वल टू होता है NS/NP, और इन केस ऑफ स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर के केस में जो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। सो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा K ग्रेटर देन 1। So here is the correct option. Next question number 7. The source of electromagnetic waves can be charged. जो सोर्स होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, दैट कैन बी चार्ज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। सो हियर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि जब हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज जो मूव करेगा सर्कुलर ऑर्बिट में, कैन बी कंसिडर एज एक्सेलरेटेड मोशन, एंड जो एक्सेलरेटेड चार्ज होगा कैन बी कंसिडर एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो हियर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन बी अ चार्ज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ ग्लास ABCD हैज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6, अ पिन इज प्लेस्ड मिडवे ऑन द फेस AB as shown in the figure, when observed from the face AD the pin shall। हमारे पास इस क्वेश्चन में गिवन है एक ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है ABCD। अब जब हम पिन को यहाँ पे मिड वे प्लेस करेंगे, जब हम इस पिन को AD फेस से देखेंगे तो हमें वो अपीयर होगी टू नियर पॉइंट A के नियर साइड, मान लो यहाँ पे वो अपीयर होगी। अब इसके लिए हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखो हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दिस इज इक्वल टू 1/sin C। C क्या होता है, क्रिटिकल एंगल, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्रिटिकल एंगल निकालने जा रहा हूँ, तो sin C किसका हो जाएगा 1/μ, दिस इज इक्वल टू 1/, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है यहाँ पे 1.6। जब आप इसको सॉल्व करोगे हमारे पास यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो जो क्रिटिकल एंगल आ जाएगा 39 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। और ये सिचुएशन है हमारे पास, ये मैं बना रहा हूँ डायग्राम, ये A B C और D, ठीक है। अब पिन को हम AB के मिड में रख रहे हैं, मान लो C पॉइंट के ऊपर रख दिया, तो अब इसका मिड पॉइंट AD का मान लेते हैं, ये हमारे पास आ गया E, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल इस तरह से। तो जब हम इसको मिलाएंगे E और C को, ठीक है, तो हमारे पास ये एंगल कितना आएगा 45, और ये भी कितना आएगा 45, ठीक है। अब जो क्रिटिकल एंगल है वो हमारे पास 39 है, तो इन दिस केस ये I बनेगा। जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जाने की कोशिश करेगी तो यहाँ पे क्या होगा, I ग्रेटर देन C होगा, क्योंकि 45 है, ठीक है। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आ जाएगी इसमें, यहाँ पे मतलब इसी रे ऑफ लाइट इसी मीडियम में वापस आएगी, बाहर निकलेगी। अगर यहाँ पे इस तरह से आप यहाँ पे पॉइंट लेते हो तो भी वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो जाएगी। बट अब जब एंगल मान लो ये पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया, तो यहाँ पे मान लेते हैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ऐसे। अब इसको इसके साथ मिला दिया तो पाया गया कि जो ये एंगल है ये एंगल मेरे पास बन रहा है यहाँ पे मान लो 37, तो ये भी कितना होगा, दिस वन इज 37। तो यहाँ पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आ रहा है 37, तो रे ऑफ लाइट इस तरह से बाहर निकल जाएगी, क्योंकि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन होगा क्रिटिकल एंगल के। तो हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगी, तो लाइट बाहर आ जाएगी। जब आप पीछे देखोगे तो आपको पिन यहाँ पे अपीयर होगी नियर टू इसके ए के। सो ये इस तरह से आपके पास क्या है, ये आंसर आ जाएगा अपीयर टू बी नियर ए।
Next question number 9. In a Young's double slit experiment, the source of white light, one of the holes is covered by a red filter and other by a blue filter. In this case, Young's double slit experiment के केस में जो एक होल है उसको कवर किया गया रेड फिल्टर के साथ और दूसरे को ब्लू फिल्टर के साथ. तो इन दैट केस इस क्वेश्चन में सी ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन होगी. देयर शैल बी नो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस. क्योंकि रीजन क्या होगा, द लाइट फ्रॉम टू स्लिट्स, जो दो स्लिट है, जैसे मान लो एक नैरो होल यहाँ पे है, ये यहाँ से यहाँ पे रेड फिल्टर लगा दिया और इधर ब्लू फिल्टर, तो यहाँ से जो लाइट जाएगी वो हमारे पास क्योंकि ये एक रेड है और दूसरी ब्लू है, तो इसमें क्या होगा, डिफरेंट कलर है, इनकी डिफरेंट वेवलेंथ होगी, डिफरेंट ही फ्रीक्वेंसी होगी. सो देयर शैल बी नो इंटरफेरेंस फ्रिजेज आर ऑब्टेन्ड. So that's why the C option is the correct option. Next question number 10. Two particles A1 and A2 of masses M1 and M2 and M1 greater than M2 have the same d Broglie wavelength. Then दो पार्टिकल्स हैं, मान लो हमारे पास ये दो पार्टिकल मैंने ले लिए, एक ले लिया A1 दूसरा A2 और फर्स्ट का मास जो है m1 है, दूसरे का m2 है और जो फर्स्ट का मास है ग्रेटर देन है सेकंड के. तो इन दैट केस और जो वेवलेंथ है दोनों की सेम है, मतलब पहले की भी मान लो लैम्डा ले ली, दूसरे की भी लैम्डा. अब पूछा गया है कि यहाँ पे जो ऑप्शन 4 दी गई है इनमें से कौन सी करेक्ट ऑप्शन होगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर p होता है, तो p इज इक्वल टू h ओवर लैम्डा, p इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. ठीक है, तो फर्स्ट के लिए P1 ओवर P2 निकाल लेंगे, दिस इज इक्वल टू लैम्डा 1 ओवर लैम्डा 2. दोनों की वेवलेंथ सेम है तो लैम्डा ओवर लैम्डा दिस इज इक्वल टू 1. सो यहाँ पे P1 इज इक्वल टू P2, मतलब क्या है, उन दोनों का मोमेंटम जो होगा वो सेम होगा. एक तो सिचुएशन ही आ गई. आल्सो एनर्जी होगी मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन 2m, सो 1/2m और P इज इक्वल टू h ओवर लैम्डा होता है, तो यहाँ पे P की जगह भर देंगे तो बन जाएगा h स्क्वायर ओवर लैम्डा स्क्वायर. सो यहाँ पे इन दिस केस E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, सो यहाँ पे E1 ओवर E2 किसका हो जाएगा, M2 ओवर M1, दिस इज लेस देन 1, सो E1 लेस देन E2. सो यहाँ पे कौन सी ऑप्शन, फर्स्ट वन ऑप्शन जो है करेक्ट है, देयर मोमेंटा आर द सेम, यस. और साथ में हमारे पास जो एनर्जी होगी ऑफ A1 इज लेस देन दैट ऑफ A2, क्योंकि हमने प्रूव कर दिया E1 लेस देन E2. सो यहाँ पे A एंड D आर करेक्ट ऑप्शन, दो ऑप्शन इसमें करेक्ट होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. द सिंपल बोहर मॉडल इज नॉट एप्लीकेबल टू हीलियम 4 एटम बिकॉज, जो सिंपल बोहर मॉडल है वो ओनली हाइड्रोजन एटम के लिए वैलिड होता है. क्यों, क्योंकि वो एप्लीकेबल होता है ओनली जिसमें वो एटम जिसमें ओनली 1 इलेक्ट्रॉन हो. तो यहाँ पे हीलियम में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं. सो इन दिस केस इस क्वेश्चन में हमारे पास सी ऑप्शन जो करेक्ट होगी, हीलियम हैज 1 मोर इलेक्ट्रॉन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. द डिप्लेशन रीजन ऑफ डायोड, जो डिप्लेशन रीजन होता है डायोड का, डिप्लेशन रीजन कौन सा होता है, जैसे आपके पास मान लो ये पीएन जंक्शन डायोड है, ये आ गया जंक्शन, इस साइड पी है, एन साइड है, तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे इस पी साइड नेगेटिव आइंस इकट्ठे हो जाएंगे और इस साइड पॉजिटिव, तो इस तरह से एक ये रीजन बनेगा, दिस इज डेप्लीशन रीजन. ठीक है, तो जो ये डेप्लीशन रीजन होता है, देयर आर नॉट मोबाइल चार्जेस, मतलब यहाँ पे लिखा देयर आर मोबाइल चार्जेस, ये रॉन्ग है. सेकंड, इक्वल नंबर ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट मेकिंग द रीजन न्यूट्रल, यस ये भी स्टेटमेंट ट्रू है इसके लिए, क्योंकि यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये इसी तरह से न्यूट्रल होता है. सी ऑप्शन है रिकॉम्बिनेशन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स हैज नॉट टेकन प्लेस. सो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस होता है. और नेक्स्ट जो है इमोबाइल चार्जेस आइन एग्जिस्ट, ये भी सही है, इमोबाइल चार्जेस आइन जो एग्जिस्ट करते हैं. तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी एंड डी ये दोनों करेक्ट होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. असर्शन द 100 watt valve glow with more brightness than 60 watt valve. असर्शन ट्रू है. रीजन, a 60 watt valve has more resistance than a 200 watt valve. ये भी रीजन भी ट्रू है,
क्योंकि हमारे पास जो पावर होता है दिस इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, और जो रेजिस्टेंस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, पावर के। सो यहाँ पे असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, आल्सो रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। यहाँ पे ए ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन द लॉरेंस फोर्स F is equal to Q V vector cross B vector is a non-conservative force। assertion true है। reason the work done by this Lorentz force is always zero। तो इसके द्वारा जो वर्क डन जो होता है वो जीरो होता है। ये भी ट्रू है। मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो परपेंडिकुलर होती है किसके, वेलोसिटी के। सो यहाँ पे assertion ट्रू है, रीजन ट्रू है, आल्सो रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। ए ऑप्शन करेक्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन assertion इंडक्टेंस कॉइल आर मेड ऑफ कॉपर। assertion ट्रू है। रीजन कॉपर हैज अ वेरी स्मॉल ओहमिक रेजिस्टेंस। तो हमारे पास रीजन भी ट्रू है। जो इंडक्टेंस कॉइल होती है वो कॉपर की बनाई जाती है, विल हैव अ वेरी स्मॉल ओहमिक रेजिस्टेंस ड्यू टू change in magnetic flux, a large induced EMF will be produced in such an inductance, which will offer perceptible oppositions to flow of current। assertion is true, reason is true, but reason is not correct explanation of assertion, so B option correct होगी। next question assertion changes in state of motion creates magnetic field around it। yes, assertion true है। reason the magnetic field intensity inside a long solenoid is uniform। reason भी true है, but reason is not correct explanation of assertion, so here B is the correct option।